हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन चैनल में। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी का क्लास 10th का इंग्लिश बुक का सीरीज चल रहा है। उसका सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 3 का ये वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे जो नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक का सीरीज चल रहा है, 10th क्लास है, चैप्टर 2 चल रहा है जिसका टॉपिक है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कुछ वोकेबलरी भी इसी चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये है सिडबी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिडबी। तो सबसे पहले हम लोग सिडबी का फुल फॉर्म जानते हैं। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। मतलब इंडिया में, भारत में लघु उद्योग के विकास के लिए जो बैंक बनाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो कि जो भी छोटे छोटे व्यापार होते हैं उनको करने के लिए जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो बैंक, जो सेंट्रल बैंक जो भारत का है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग आकर के यहाँ पर देखते हैं ये क्या काम करती है उसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। तो जितने भी कंपनीज है फाइनेंस, जितनी भी कंपनीज है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब इंटरप्राइजेस मतलब कहने का मतलब जो भी व्यापार करने वाली जो भी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने का, लाइसेंस देने का काम ये बैंक हमारा करता है, जिसको हम लोग स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये किसके अंदर में आता है? ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार चल करके देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश क्या है? एक स्टेट है भारत का। और इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 2 अप्रैल 1990 को बनाया गया था ये। और अभी इसके जो चेयरमैन है वो है श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन जी हैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आप लोगों का लखनऊ यूपी में, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये इसका लोगो है, यहाँ पर देखो ये लोगो है, इसको ये जो लोगो है ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो ये है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर जाना कि जो सिडबी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में, तो हम लोग चल करके एक बार लखनऊ को देखते हैं कि लखनऊ कहाँ पर है। तो ये है, देखो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो हमारा जो लखनऊ है, देखो ये वाला लखनऊ, ये है हमारे पास में लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश है और इसका जो कैपिटल है ये है लखनऊ। यहीं पर सिडबी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अभी मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एकदम थोड़ी सी बात आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि भारत की जो आबादी है हमारी 140 करोड़ के करीब है हमारी। और आप लोग अगर 140 करोड़ में अगर आप लोग आबादी में अगर आप लोग देखेंगे तो इतने बड़े भारत में, इतने बड़े भारत में इतने सारे स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में है इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश को माना जाता है। उत्तर प्रदेश है एक्चुअली में, इसीलिए इसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, देखो अब हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ में उत्तर प्रदेश स्टेट का बाउंड्री टच करता है। तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश जो है, उत्तराखंड जो है, ये उत्तराखंड है, सॉरी ये उत्तराखंड है। तो पहले क्या है, उत्तराखंड जो है वो यूपी का ही पार्ट था, लेकिन बाद में ये कट करके एक स्टेट बन गया है। जो उत्तराखंड कटा है ये झारखंड के साथ में कटा था। ठीक है ना, तो झारखंड और उत्तराखंड और झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य एक ही समय में अपने अपने दूसरे स्टेट से अलग हुए थे। जैसे झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था,
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और जो यूपी है वो क्या है, उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हुआ था। तो यूपी का जो बॉर्डर है वो आपका स्टेट में आपका उत्तराखंड के साथ में टच करता है, यहाँ पर हिमाचल के साथ में भी थोड़ा सा एरिया, यहाँ पर ये वाला एरिया टच करता है, हरियाणा के साथ करता है, उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी में दिल्ली के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ में करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्य के साथ में ये अपना बाउंड्री को टच करता है। साथ में एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है, नेपाल का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप सब लोगों को जानना चाहिए कि नेल्सन मंडेला जी दिखते कैसे हैं। तो ये नेल्सन मंडेला जी का एक फोटो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ, आप लोग देख लीजिए। इन्हें ही नेल्सन मंडेला जी कहा जाता है। वास्तव में ये बहुत ही महान पर्सनालिटी थे, जिनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी के ही ये फिलोसॉफी पे चल करके इन्होंने आज़ादी दिलाई अपने साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने वहाँ साउथ अफ्रीका के। तो अभी देखो, हम लोग क्या है, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका है कहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। एक्चुअली में देखो, ये जो है, ये पूरा जो है, ये है हमारे अर्थ का, ये हमारा ये पिक्चर है। तो ये अर्थ के पिक्चर में ये वाला एरिया हमारा देखना, ये वाला एरिया देखो, ये वाला जो ये यहाँ पर जीरो पॉइंट से यहाँ पर इस वाले एरिया को ईस्ट बोला जाता है, इस वाले एरिया को वेस्ट बोला जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग यूरोप के बारे में बात करते हैं, या फिर अमेरिका के बारे में, या फिर उस तरफ के जितने भी कंट्रीज, कनाडा हो गया, या फिर मेक्सिको हो गया, या फिर आपका यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग वेस्ट बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ईस्ट में हम लोग पढ़ते हैं, मिड पॉइंट के वेस्ट में ये वेस्टर्न कंट्रीज पड़ता है। तो जब मैं ये ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, अभी बस सिंपली तरीका से मैं बता दी। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत जो है हमारा, उसके साउथ वेस्ट में आप लोग आएंगे, दक्षिण पश्चिम में आएंगे आप लोगों को, तो यहाँ पर एकदम लास्ट में आप लोगों को, अफ्रीकन कंट्री के एकदम लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे साउथ अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे लास्ट में यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। तो ये देखो, साउथ अफ्रीका यहाँ पर ये आप लोग को देखने के लिए मिल गया है। और यहाँ पे जोहान्सबर्ग, यहाँ पर देखो, ये वाला एरिया है जो बहुत बड़ा सिटी है आप ये साउथ अफ्रीका का। और प्रिटोरिया यहाँ पर इसका कैपिटल है। ठीक है, ये वाला एरिया आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोगों में से अगर कोई नहीं जानते तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये लिसोथो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एक ऐसी कंट्री है जो साउथ अफ्रीका के अंदर में बसी हुई एक कंट्री है। ठीक है, जैसे हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को बोल रहे थे ना कि भारत के अंदर मैं हैदराबाद एक अलग कंट्री बनाऊंगा, लेकिन भले उनको मौका नहीं मिला, पटेल जी उनको मौका नहीं दिए वो करने का, वो अलग कहानी है, हिस्ट्री अलग बात है, हिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, लिसोथो, जो कि साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से ये क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आते हैं आज अपने पहले नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको देखो। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड टू द इनोग्रेशन। कहने का मतलब बोल रहा है कि क्यों विश्व के बहुत सारे लीडर्स इनोग्रेशन में शामिल क्यों हुए, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन समारोह में इतने सारे बड़े बड़े लीडर अलग अलग कंट्री के क्यों वहां पर उपस्थित हुए। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द थीम ऑफ। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये चीज को क्यों बताया गया, आनंद फुल क्यों बताया गया, ये चीज को, जो उद्घाटन समारोह था इसको बहुत ही आनंद के साथ में क्यों मनाया गया, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग आंसर में आते हैं। आंसर हमारा क्या बोल रहा है उसको देखो। टू बी द पार्ट ऑफ द इनोग्रेशन, इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ जेस्चर ऑफ सॉलिडरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड। कहने का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इनोग्रेशन सेरेमनी में जितने भी इंटरनेशनल लीडर लोग यहाँ पर आए हुए थे, वो इस चीज को शो कर रहे थे कि जो अपार्थाइड का जो मूवमेंट वहां पर चल रहा था, रंग भेद की जो नीति चल रही थी साउथ अफ्रीका में, कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को बहुत खराब तरीका से देखा जाता था, व्हाइट लोग, एक्चुअली में जो साउथ अफ्रीका है वो ब्लैक लोगों का ही है, ब्लैक लोगों की वो स्थानीय जगह है। लेकिन जिस तरीका से अंग्रेज हमारे भारत में आके रूल कर रहे थे, उसी तरीका से अंग्रेज साउथ अफ्रीका में भी जाकर के रूल कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, जिस तरीका से हम लोगों को यहाँ पर सताया गया, तड़पाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी तरीका से साउथ अफ्रीकन के लोकल लोगों को भी उन लोगों के द्वारा तड़पाया गया और उन लोगों के ऊपर में रूल करने लगे। तो वो लोग क्या करने लगे, ब्लैक लोगों को के साथ में इस तरीका से मतलब कि ह्यूमनेट करने लगे, इस तरह से मतलब प्रताड़ित करने लगे, उन लोगों को इंसान ही नहीं समझने लगे।
ना ही वो लोग इंसान है, ना ही कुछ करने के लायक है। जिस तरीका से भारत में एक जो बहुत गंदी प्रथा चली आ रही थी, अभी भी कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब पहले से तो बहुत बेहतर है कि छुआछूत की बातें या फिर जाति प्रथा को लेकर के बड़े छोटे ऊंच नीच की जो चीजें चल रही थी, तो इस तरीका से ब्लैक लोगों को बहुत खराब तरीका से ट्रीट किया जाता है, इनह्यूमन तरीका से, मतलब उनको मनुष्य ही नहीं समझा जाता था, इस तरीका से उन लोगों को ट्रीट किया जाता है। ऐसे में एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, एक ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, ये चीज को बता रहा है कि देखो जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहा है, कि लोग समझ रहे हैं चीजों को और चीजों को लेकर के आगे चल रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसी चीज का ये क्या गवाह बनने के लिए सारे लोग जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो इनोग्रेशन सेरेमनी में वहां पर साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए थे, नेल्सन मंडेला के जिस दिन प्रेसिडेंट बनने का ऑथ ले रहे थे, मतलब शपथ ग्रहण कर रहे थे। It was the significance of the victory of good over evil and triumph of the टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब है ये चीज जो इनोग्रेशन सेरेमनी इस चीज की जीत को बता रहा था, अच्छी चीज की जीत को बता रहा था, कि बुराई पे अच्छाई की जीत। मतलब जिस तरीका से व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के ऊपर ब्लैक लोगों को प्रेशराइज कर रहे थे, ब्लैक लोगों को मतलब कि तड़पा रहे थे, उनके साथ में इनह्यूमन मतलब अमान्य तरीका से उन लोगों के ऊपर में रूल कर रहे थे, उन लोगों को परेशान कर रहे थे, उसकी जीत हुई, ब्लैक लोग जीत गए। तो वहां पर बुराई मतलब कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, उसकी गवाह है वो, ठीक है। इसी के लिए खुशी मनाया जा रहा था कि जितनी भी ब्लैक सोसाइटी थी, ठीक है, ब्लैक सोसाइटी जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिसको अलग थलग रखा जाता था, जिन लोगों को परेशान किया जाता था, वो लोग क्या है उस परेशानी से बाहर आ गए, उसी के लिए खुशी आनंद मनाया जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला जी का क्या मतलब है इस लाइन पर। लाइन क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट, मतलब अफ्रीका के जितने भी देशभक्त थे उनका जो समूह था, ठीक है, जो दे मतलब कि जिस दिन प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे उस दिन वो लोग नहीं थे, उससे पहले ही दुनिया को छोड़ दिए। ये बात को उन्होंने उस समय क्यों उठाया, उसका मतलब क्या था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या है उसको देखो। बाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स, मंडेला वांट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल who have sacrificed their lives for the sake of freedom। तो ये लाइन का मतलब मंडेला जी का बस इतना ही था, कहना कि जितने लोग भी आज का दिन को नहीं देख पाए, आज हम लोग आजाद हो गए, आज मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, एक ब्लैक पर्सन जिसको बहुत ही खराब तरीका से ट्रीट किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उनके अपने ही धरती पर उनको बहुत खराब तरीका से उनको ट्रीट किया जाता था, वो अब प्रेसिडेंट बनने वाला है। इस चीज के जो जितने इस चीज आज के दिन का हकदार जितने भी लोग थे, जो आज के दिन को नहीं देख पाए, देखने से पहले ही दुनिया को छोड़ गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस शब्द का उपयोग उन्होंने अपने इस लाइन में किया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। ही सेज दैट ही इज द ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम बिकॉज दोज हीरोज ऑफ द पार्ट ऑफ प्रेड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम। कहने का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है नेल्सन मंडेला जी उन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल है, उन सब लोगों के लिए, मतलब ग्रेटफुल कहने का मतलब है कि उन सब लोगों के लिए, जितने भी महान लोग थे उन सब लोगों के लिए उनका कहना ये है कि वो जो फ्रीडम के लिए उनके साथ में कोऑपरेट करते हुए एक यूनिटी के साथ में जो फ्रीडम पाया गया, उसको वो लोग क्या किए, प्रूव किए कि आज एक ब्लैक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, पहली बार अपनी ही धरती साउथ अफ्रीका का। therefore he could try to come to power to bring equality for his people with their support। कहने का मतलब है कि आज जो जिस पावर पर वो खड़े हैं और आज जो बराबरी की बातें कर रहे हैं कि अब लोग सब लोग बराबर हैं, अब किसी तरह का भेदभाव किसी भी ब्लैक के साथ में कोई भी व्हाइट नहीं करेगा, आज व्हाइट और ब्लैक दोनों जो है एक समान है, ये चीज वो ये चीज को इसलिए कर पाए क्योंकि वो सब लोग
वो सारे फ्रीडम फाइटर्स हीरोज जो धरती को छोड़ करके अभी चले गए हैं, जिन्होंने एक समय पर पार्ट लिया था आजादी दिलाने के लिए, तो ये उन्हीं के सपोर्ट से हो पाया है, इसीलिए वो इस लाइन को बोले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, would you agree that the depth of operation create height of character। कहने का मतलब हो रहा है कि आप क्या इस बात को एग्री करते हैं, इस बात से समर्थन करते हैं कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब बोला जा रहा है ऑपरेशन की गहराई, क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर, जो क्या करता है, एक करेक्टर किसी का चरित्र वो क्या करता है, हाइट पे लेके जाता है, ऊंचा करता है। हाउ डज मंडेला एज यू स्टेट दिस, मंडेला जी ने इसको किस तरह से बताया है, ठीक है। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्गुमेंट, आप अपना कोई एग्जाम्पल दे करके इस आर्गुमेंट को समझा सकते हैं, ये बात को यहाँ पर पूछा गया है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के आंसर में। आंसर क्या बोल रहा है देखो, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर। इस बात को एग्री किया जा रहा है कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है, ऑपरेशन की जो गहराई है, वो क्या करता है, एक इंसान के चरित्र को क्या कर देता है, एकदम एकदम ऊंचा पर ले जाता है। कोई भी इंसान अगर किसी काम को एकदम पूरा गहराई से कर रहा है, कोई पूरा मन लगा के कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो चरित्र है या फिर वो जो है वो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा। ये कहने का मतलब है सिंपल यहाँ पर। नेल्सन मंडेला जो स्टेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बात को नेल्सन मंडेला जी ने अपने जो हीरोज, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए जो काम किया था, उनका एग्जाम्पल देते हुए बात को बताया है। लाइक ओलिवर तेम्बो, ओलिवर तेम्बो एक पर्सन थे जिनका उन्होंने एग्जाम्पल पे नाम लिया है। वाल्टर सिसुला and other who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle। उन्होंने बताया है इन तीन, ये 2 जने का नाम लिया है और बाकी और भी हीरोज थे जिनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है, फिर भी उनको भी यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है, जो कि इंस्पायर्ड हुए अपने लाइफ, अपने जान देने के लिए भी, जिन्होंने जो इंस्पायर्ड हुए अपना फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, बहुत लंबा फ्रीडम चला उन्होंने, मतलब समझ लो कि अपने जो फ्रीडम फाइटर थे वो आज़ादी दिलाने के लिए कितने लड़ाई लड़े, अपना हर एक चीज को छोड़ के, त्याग करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में वहां के भी कुछ ऐसे हीरोज थे जो अपने प्राण भी त्याग दिए, जान भी दे दिए साउथ अफ्रीका के आजादी के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग भी एक समय में गुलाम थे, मतलब अंग्रेजों का। उसके बाद हम लोगों ने आज़ादी लिया, उसके बाद फिर हम लोग अपने जीवन को अलग तरीका से यहाँ पे जीना स्टार्ट किए। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वॉज द गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट करेक्टर। जिस वक्त हमारा स्ट्रगल फ्रीडम चल रहा था इंडिया का, उस समय भी हमारे पास में बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज थे। एंड द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएट एन इनकरेज्ड पीपल टू नोबेल करेक्टर लाइक महात्मा गांधी, जिसमें कुछ ऐसे करेक्टर हमारे थे जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह एंड मेनी मोर। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और आगे मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब मैं इन सारे मतलब ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में आप लोगों को अलग से बताऊंगी। इफ वी compare them with the quality of political leader India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right। तो अगर हम लोग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग आज के समय में अपने जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको, अगर उनके जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ में अगर हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, तो जो नेल्सन मंडेला जी अभी अपनी बात में बता रहे हैं वो बात अपने आप यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंडेला जी की अंडरस्टैंडिंग को बताया जा रहा है, ठीक है, कि फ्रीडम का मतलब वो क्या समझते थे अपने एज के चेंज, जैसे जैसे उनका एज चेंज हो रहा था, मतलब वो जब छोटे थे, फिर उसके बाद फिर जब वो अपने मतलब टीन एज में आए, उसके बाद जब वो यंग एज में आए, तो जैसे जैसे उनकी उम्र चेंज होते गई तो उनकी जो फ्रीडम को लेकर के जो उनके अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनकी समझ थी, उनको उन्होंने
अपने एक्सपीरियंस से बताया है, उसी को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने बताया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आंसर में आते हैं। विथ द सॉरी विथ एज ऑफ एज सॉरी विथ एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे मंडेला जी की उम्र बढ़ रही थी, उनको आजादी का सही मतलब समझ में आ रहा था। एज अ यंग बॉय द एज अ यंग बॉय ही थॉट दैट he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the custom of his tribe, he was free in every possible manner। जब वो बच्चे थे तब वो क्या सोचते थे कि वो आजाद ही पैदा हुए हैं और वो अपने पिता की आज्ञा मानेंगे और सब लोगों का आगे का पालन करेंगे, जो भी कस्टम, जो भी जिस तरह का कल्चर उसके उनके अपने सोसाइटी में फॉलो किया जाता है उनको फ्रीली फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से वो अपना चीजों को लेकर के चल सकते हैं। ऐसा वो सोचते थे कि फ्रीडम का मतलब, आजादी का मतलब बस इतना ही है, ये चीज को अपने वो बचपन में सोचते थे। एज ही ग्रो ओल्डर, फ्रीडम टू राइज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बढ़ने लगे तो उनको क्या दिखने लगा, जैसे वो थोड़े बड़े हो गए तो फ्रीडम का मतलब उसको समझ में आ गया, क्या, फ्रीडम टू राइज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि आजादी से अपने परिवार के साथ में रह सके और जो उनका जीवन जीने की के लिए जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, लाइवलीहुड कहने का मतलब है जीवन यापन की जितनी भी चीजें हैं उस पर क्या होता है, उनका निर्भरता के बारे में उनकी सोच बढ़ी। ग्रेजुअली ही राइज्ड दैट ही वाज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। तो उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आ गया, जल्दी ही उनको समझ में आ गया, जैसे वो लोग बड़े हुए वैसे ही उनको समझ में आ गया कि जब अपने बॉयहुड में थे, बचपन में थे, तब वो क्या थे, सेल्फिश थे। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग curtailed but the freedom of all blacks। ठीक है, तो वहां पर उनको जल्दी समझ में आ गया, ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट जस्ट फॉर फ्रीडम। ये क्या है, सिर्फ फ्रीडम के लिए नहीं है, जो चीजें चल रही है वो सिर्फ आजादी के लिए नहीं है। दैट वाज बीइंग कर्टाइल्ड, मतलब कटौती की जा रही है, किस चीज में कटौती की जा रही है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, तो उनको बाद में समझ में आ गई कि सिर्फ फ्रीडम उनके लिए नहीं है, फ्रीडम की लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं है, सारे ब्लैक्स के लिए है। वो जितने ब्लैक वहां पे जितने भी काले लोग रहते हैं सारे लोगों के लिए है। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रिज्यूडिस। वो जो फ्रीडम है उनको चाहिए, वो फ्रीडम क्या है, डर से उनको आजादी चाहिए और पक्षपात से आजादी चाहिए, कि स्वतंत्र रूप से सारा काम को कर सके। डर मत हो कि ये काम करूंगा तो मेरे को ये पनिश, ये इस तरह का मुझे पनिश किया जाएगा, या फिर अगर मुझे ये करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि ये काम सिर्फ व्हाइट कर सकते हैं, ब्लैक नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पक्षपात से उनको आजादी चाहिए था। एज एंड एक्सपीरियंस एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज परस्पेक्टिव ऑफ फ्रीडम। एज के साथ में और उनके अनुभव के साथ में उनका जो है फ्रीडम की जो सोच है वो क्या होने लगी, विकसित होने लगी। ठीक है, कि जो मैं सोचता हूँ कि हाँ वो बचपन में क्या सोचता था, आप लोग बुक में पढ़े हैं तो आप लोगों को मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा देती हूँ कि जब नेल्सन मंडेला जी जब छोटे थे तो उनको क्या लगता था कि मेरे लिए घूमना फिरना, खाना पीना, परिवार के साथ में रहना, बस इतनी ही दुनिया है, इतनी ही आजादी है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, शादी वादी करके परिवार बसा लेना इतनी ही दुनियादारी है। पर जैसे ही उनको समझ में आता है आगे की जिंदगी कि आगे क्या है, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, इतनी ही आज़ादी नहीं है। आज़ादी के लिए जितने भी लोग जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर थे जो फाइट कर रहे थे आज़ादी के लिए, उनके साथ में रह रह करके फिर वो जान जाते हैं कि नहीं, ना ही मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ, ना मैं आज़ाद हूँ, और यही स्थिति रहेगी तो मैं कभी आज़ाद भी नहीं रहूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मतलब कहने का बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला जी का जो आजादी के लिए जो भूख थी उनकी जिंदगी को कैसे बदल दी। ठीक है, जब तक आप अपनी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ मोड़ मत आए, ऐसा कोई चैलेंज नहीं आए, ऐसा कोई भूख नहीं जगे जो कि आपको अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मतलब प्रेशराइज कर दे, तब तक आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंडेला जी का जो आजादी के लिए जो भूख था उनके जीवन को कैसे बदल दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर में आते हैं।
Mandela realized in his young that he was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मंडेला जी ने अपने बचपन मतलब कि अपने यंग एज मतलब टीन एज समझ लो, 18 20 15 ऐसे लगभग वाले यंग एज में ही वो क्या कर लिए थे, रियलाइज कर लिए थे, उनको समझ में ये चीज आ गया था कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ हम लोगों को व्हाइट से ब्लैक को अलग कर दिया है वो सिर्फ नहीं है कि हमको अपना मतलब कि अलग है, हमको चीज़ों से वंचित कर दिया गया है, तो हमको सिर्फ उससे फ्रीडम नहीं चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए ऑल ब्लैक को, हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, किससे चाहिए, हम लोगों को बराबरी चाहिए। जिस तरीका से सब लोग मतलब कि पूरी तरीका से फेयरलेस होकर के रहते हैं, पक्षपात नहीं किया जाता है हमारे साथ, ना ही पक्षपात हुआ किया जाए और ना ही हमको किसी चीज़ का भय हो अपनी ही धरती पे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस चेंज द फेयरफुल मैन टू द फेयरलेस रेबल। तो क्या करता है, एक डर से भरा हुआ इंसान को एक फेयरलेस निडर व्यक्ति और निडर एक आर्मी, एक आर्मी पर्सन और एक रिबेल बना देता है कि अब मुझे डर ही नहीं लगता है। ठीक है, इस तरीका से मतलब डर डर के जीने से अच्छा है, इस तरीका से प्रेशराइज होके जीने से अच्छा है कि मर जाओ लेकिन क्या करो, लड़ के मरो। वो वाली यहाँ पर उनके अंदर में फेयरलेस वाली फीलिंग्स आ जाती है। He sacrificed the comfort of the settled family life to fight for great cause। बोल रहा है अपना जो नेल्सन मंडेला जी का परिवार था एक कंफर्ट जोन में था, मतलब ब्लैक ही थे, उनको मतलब उन लोगों को उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, पक्षपात किया जाता था, लेकिन भी उनका जो परिवार था एक सेटल परिवार था जो कंफर्ट जोन में रहता था, मतलब हर चीज की सुविधाएं उनके पास में थी। तो वो क्या करते हैं, उन सब चीजों को छोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं, आजादी के लिए लड़ने के लिए वो क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं। ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो क्या करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जा करके ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे या फिर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होगे, जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। एंड हिज एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice। तो क्या करता है, जैसे ही वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जाकर के ज्वाइन होते हैं तो क्या करते हैं, वो उनका जो अंदर का जो मतलब कि डरा हुआ जो इंसान जो रहता है वो क्या होता है, एक बोल्ड मैन, एक ताकतवर व्यक्ति में चेंज हो जाता है, जो कि लड़ता है, किसके लिए लड़ता है, पक्षपात के लिए लड़ता है। जो पक्षपात मतलब क्या है, ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो पक्षपात हो रहा था, रेशियल पक्षपात, उनके लिए वो लड़ाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक बार हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आंसर में आएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देयर आर नाउन इन द टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो टेक्स्ट में ढेर सारा नाउन दिया हुआ है, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग वर्ड, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग वर्ब्स बाई सफिक्सिंग, है ना, ठीक है, तो सफिक्सिंग। देयर में बी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नाउन पेयर सच एज रेबल, रिबेलेशन, कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूशन, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर ऑफ नाउन एंड वर्ब इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, देखना यहाँ पर मैं आंसर लिख दी हूँ, आप लोग क्वेश्चन एक बार आप लोग अपने बुक में देख लेना, यहाँ पर आंसर है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रही हूँ। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कुछ नाउन दिया गया है उसका वर्ब लिखना है, कुछ वर्ब दिया गया है उसका नाउन लिखना है, बेसिकली मीनिंग इसका यहीं पर है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारे लंबे चौड़े तरीका से लिखा हुआ है, सिंपल मीनिंग इसका इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन में आते हैं, तो नाउन में देखो ये सब जो वर्ड्स है ये नाउन के वर्ड्स है, इसका वर्ब जो है वो हमारा क्या होगा, इसको इधर यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे रिवेलेशन, रिवेलेशन का मतलब क्या होता है, रिबेल होता है वर्ब, ठीक है ना। नाउन में कंस्टिट्यूशन नाउन होता है, कंस्टिट्यूट वर्ब होता है, फॉर्मेशन नाउन होता है, फॉर्म वर्ब होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, नाउन होता है, वर्ब क्या वर्ब होता है आपका गवर्न। यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को एक चीज समझा देती हूँ, नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, कोई भी चीज नेमिंग वर्ड कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है,
एनिमल का नेम हो सकता है, ह्यूमन नेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है कि जो एक्शन होता है, करने वाली चीजें होती है, जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब होते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो मैं ग्रामर का ऐसे क्लास चल रहा है, उसमें अभी स्टार्ट की हूँ मैं ग्रामर। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रामर के टॉपिक बढ़ते जाएंगे, मैं नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तब मैं विस्तार से आप लोगों को नाउन वर्ब के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नाउन है और ऑब्लिक जो है वो वर्ब है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन है और ट्रांसफॉर्म है वर्ब। डिस्क्रिमिनेशन हमारा नाउन है और डिस्क्रिमिनेट क्या है, हमारा वर्ब है। और डेप्रीवेशन हमारा नाउन है, डिप्राइव हमारा क्या है, वर्ब है। डेमोन्स्ट्रेशन हमारा क्या है, नाउन है, और डेमोन्स्ट्रेट हमारा वर्ब है। ऑपरेशन हमारा नाउन है और ऑपरेश वर्ब है। इमे इमेजिनेशन हमारा क्या है, नाउन है, और इमेज जो है हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज विथ प्रॉपर नेम्स। ठीक है ना, प्रॉपर नेम का कुछ उदाहरण यहाँ पे लिया हुआ है। ट्राई टू से दैट दिस सेंटेंस मीन्स, इस सेंटेंस का मीनिंग को बताने की कोशिश कीजिए बोला जा रहा है। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू विश, अगर आप चाहो आप तो आप लोग डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हो। लुक एट द एंट्री और एंट्री फॉर द, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, कुछ है नहीं मीनिंग, इसका मीनिंग है लेकिन बस इतनी सी बातें हैं कि यहाँ पर जो चीजें लिखा हुआ है इसका यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज। ठीक है, मिस्टर सिंह है जो बार बार, ठीक है ना, वो इनवाइट करते हैं अमिताभ बच्चन जी को, शाहरुख खान जी को पार्टीज में, अपने पार्टीज में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, दिस मीन्स दैट मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स फेमस पर्सनालिटीज। कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये हो रहा है इस क्वेश्चन का कि जो मिस्टर सिंह है वो रेगुलरली किसको इनवाइट करते हैं, फेमस पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं। फेमस पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन को तो, शाहरुख खान को सब लोग जान ही रहे हैं, ये लोग सुपरस्टार की गिनती में आते हैं, मूवीज वगैरह बनाते हैं, एक्टर है। एज ऑफ द कैलिबर ऑफ अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान टू हिज पार्टी, जैसे एग्जांपल में लिया गया हुआ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इनको एक जो फेमस पर्सनालिटी है, एक्टर है, सुपरस्टार की गिनती में ये लोग आते हैं, इनको क्या करते हैं, मिस्टर सिंह इनवाइट करते हैं पार्टीज में रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। मेनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आवर टाइम। कहने का मतलब ये बोला जा रहा है, मधुबाला जी के साथ में माधुरी दीक्षित को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। मधुबाला जी जो एक समय में जिस तरीका से अपना मतलब कि जो एक्टिंग करियर में जिस तरीका से मजेदार काम किए हैं, तो उसी तरीका से माधुरी दीक्षित जी भी काम करती हैं, इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो इसका आंसर देखो क्या बोला जा रहा है। दिस मीन्स दैट माधुरी दीक्षित इज कंपेयर्ड टू अ लैंडमार्क इन एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला। मतलब माधुरी दीक्षित जी को कंपेयर किया जा रहा है मधुबाला जी के साथ में, क्योंकि मधुबाला जी अपने समय की बहुत ही मजेदार एक्ट्रेस थी। ठीक है ना, लैंडमार्क एक्टिंग रहती थी उनकी, मतलब इतनी मजेदार रहती थी कि लोग मतलब हमारे ये रहते थे कि मधुबाला जी की मूवी तो अब देखनी ही है, किसी की दिखे या मत दिखे। तो मधुबाला जी को माधुरी दीक्षित जी के साथ में यहाँ पर कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। इन हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ एलेक्जेंडर। इतिहास क्या है, सिर्फ एलेक्जेंडर की ही कहानी नहीं है, द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स, बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। मतलब इतिहास जो है सिर्फ अलेक्जेंडर, नेपोलियन और हिटलर की ही कहानी नहीं है, बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों की भी कहानी है। लेकिन ये क्या थे, फेमस थे, तो इनका नाम जो है वो मतलब आपको देखने के लिए मिल जाएगी इतिहास के बुक में। लेकिन कॉमन पर्सन जो थे, हमारे जैसे भी तो कुछ लोग रहे होंगे जो मतलब इतिहास में आकर के इतिहास में ही निकल लिए, तो ऐसे लोग भी रहे होंगे, लेकिन हमारे जैसे लोगों को लिखा नहीं गया। ठीक है, तो उसी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग आंसर में आते हैं। दिस मीन्स दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द ग्रेट फाइटर्स एंड लीडर्स
सच एज अलेक्जेंडर, नेपोलियन एंड हिटलर, बट ऑल्सो ऑर्डनरी पीपल। कहने का मतलब है जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी लोगों के लिए सिर्फ इतिहास नहीं थी, इतिहास में बस गिने चुने 4 लोग नहीं आए थे, और भी बहुत सारे गिनती के लोग थे, लेकिन सिर्फ इनके बारे में ही लिखा गया है, ऑर्डनरी लोगों के बारे में नहीं लिखा गया है। ये चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है मैच द मैच द italicized phrase in the column 1 और A with the phrase nearest meaning in column B। कॉलम A और कॉलम B के जो मीनिंग है उनको क्या करना है, मैच करना है। हिंट दिया हुआ है, फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच द फ्रेज इन कॉलम A ऑकर्स। ठीक है, ये चीज को यहाँ पर हिंट्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आंसर डाल दी हूँ, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आंसर से मिला लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कॉलम 1 ए और ये है कॉलम बी। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर ये दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको इसके अपने सही जगह पर डाल दिया है, आंसर यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। ठीक है ना, मैं फैक्ट के बारे में नहीं जानता हूं ऐसा नहीं है। हैड नॉट फॉरगेटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब कि मैं भूला नहीं हूं, ठीक है ना, कि सच्चाई क्या है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट। ठीक है, बोला जा रहा है कि व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट, ठीक है, फेल्ट दैट वी कुड नॉट इंडोर द सफरिंग एनी लॉन्गर। ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। और तीसरा नंबर में यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मेरी आशा है कि मैं अपने लाइफ को कंटिन्यू करूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम है तो लाइफ को कंटिन्यू नहीं किया जाए, सिचुएशन कोई भी हो, पर ऊंची नीच की सिचुएशन तो आती रहती है, लेकिन क्या है, मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू करूंगी या करूंगा, कोई कितने भी डिफिकल्ट कंडीशन सिचुएशन क्यों ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला जा रहा है, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अर्निंग माई कीप अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन। कहने का मतलब बोला जा रहा है, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अर्निंग माई कीप, कहने का मतलब बोल रहे हैं कि आसानी से और इज्जत से कमाया गया जो आज़ादी है, ठीक है ना, अर्निंग इनफ मनी टू लिव, अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, मतलब इतना कमाओ जीने के लिए जितना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीका से बात किया जाए तो कभी भी ज़रूरतें कम नहीं होती, लोगों के पास में कितना भी रहे, और फिर और आगे कहने का मतलब अगर ए चाहिए, ए पूरा हो गया तो फिर लोगों की इच्छा बी पे चली जाती है, बी मिल गई तो फिर सी पे चली जाती है, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होने वाली है। मतलब अर्निंग इनफ मनी टू लिव। ठीक है, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही में ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी तरह की कोई भी क्वेरी करनी है तो इसी मेल आईडी पर भी आप लोग मेल करके बता सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोगों को इस इस फेसबुक पेज पे देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। बी स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे की मदद करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है वो है सेव द अर्थ। सेव द अर्थ का मतलब है कि अगर हम लोग सब अपने अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो धरती अपने आप साफ सुथरा रहेगी, धरती साफ सुथरा रहेगी तो धरती स्वस्थ रहेगी, धरती स्वस्थ तो हम स्वस्थ। जय हिंद।